नमस्कार। जैसे जैसे रिपब्लिक पढ़ रहे हैं आप लोग भी अंधेरी गुफा से बाहर आ रहे होंगे, जैसे मैं भी आ रही हूँ और मेरे साथ साथ आप भी आ रहे होंगे। रिपब्लिक में बताया है प्लेटो ने कि हम सभी अंधेरी गुफा में कैद हैं और जो फिलोसोफर है उसको वास्तविक ज्ञान होता है और वो फिर हमको समझाता है, फिर से वापस उसी दुनिया में आता है। पूरा लेकर ये आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ। तो अब आगे जहाँ हमने लास्ट छोड़ा था सेकंड वीडियो में, तो डिस्कस कर रहा था प्लेटो कि कौन सी चीज़ है जिसको पढ़ने पर जोर दिया जाना चाहिए, या फिर जो रूलर्स हैं उनको किस चीज़ की नॉलेज सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से प्लेटो पहले ही म्यूज़िक को बाहर कर चुका है, जिम्नास्टिक्स को भी बाहर कर दिया, यूज़फुल आर्ट्स को बाहर कर दिया। तो अब कौन सी आर्ट है जो बची है जिस पर फोकस करना है रूलर्स को। तो यहाँ लास्ट में बताया था, जहाँ हमारा सेकंड वीडियो यहाँ ख़त्म हुआ था, द लिटिल मैटर ऑफ डिस्टिंग्विशिंग 1, 2 and 3 इन अ वर्ड, नंबर एंड कैलकुलेशन, डू नॉट ऑल आर्ट्स एंड साइंसेस नेसेसरीली पार्टेक ऑफ देम। तो जिस चीज़ पर मेनली फोकस करना है वो है नंबर और कैलकुलेशन, यानी मैथमेटिक्स और साइंस। ये प्लेटो के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनकी नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो ग्लूकोन ने जवाब दिया कि हाँ आप ठीक कर रहे हैं। देन द आर्ट ऑफ वॉर पार्टेक्स ऑफ देम। तो जो युद्ध की कला है वो भी इसमें भाग लेती है, यानी क्या युद्ध की कला में भी नंबर और कैलकुलेशन का प्रयोग होता है? टू बी श्योर, हाँ ये तो पक्की बात है, होता है वहाँ भी। देन पैलेमेडीज एक यूनानी योद्धा है जो ट्रोजन वॉर की कहानी मैं कई बार आपको सुना चुकी हूँ। उस ट्रोजन वॉर में इसने पार्टिसिपेट किया था। वेन एवर ही अपियर्स इन ट्रेजेडी, जब कभी भी वो ट्रेजेडी में आता है, यानी ड्रामा में जब कभी भी हम थिएटर में उसको देखते हैं पैलेमेडीज को, प्रूफ्स वो साबित करता है एगामेमनॉन को रेडिकुलसली अनफिट टू बी अ जनरल, के रेडिकुलसली बड़े हास्यास्पद तरीके से उसकी हंसी उड़ाता है, मजाक बनाता है और कहता है कि एगामेमनॉन तुम तो जनरल बनने के लिए काबिल नहीं हो, अनफिट हो। क्योंकि पैलेमेडीज के बारे में कहा जाता है कि इसने नंबर्स का आविष्कार किया था, संख्याओं का आविष्कार इसने किया था। अब संख्याओं का आविष्कार अगर पैलेमेडीज ने किया था तो जाहिर सी बात है एगामेमनॉन को नंबरिंग नहीं आती थी, कैलकुलेशन नहीं आती थी, इसीलिए पैलेमेडीज उसका मजाक बनाता था। डिड यू नेवर रिमार्क, क्या तुमने कभी ध्यान से नहीं देखा, ये बात सोक्रेटिस कह रहा है ग्लूकोन से, क्या तुमने कभी ध्यान से नहीं देखा, हाउ ही डिक्लेयर्स, कि वो कैसे इस बात की घोषणा करता है, दैट ही हैड इन्वेंटेड नंबर, कि उसने संख्याओं का आविष्कार किया था। तो आपको ये याद रखना है, पैलेमेडीज के बारे में कहा जाता है कि उसने संख्याओं का आविष्कार किया था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा। एंड हैड नंबर्ड द शिप्स एंड सेट इन अरे द रैंक्स ऑफ द आर्मी एट ट्रॉय। तो उसने शिप्स का नंबर किया, यानी उनकी संख्या गिनी, एंड सेट इन अरे यानी व्यवस्थित रूप से उनको रखा, द रैंक्स यानी उनकी रैंक के अनुसार, ऑफ द आर्मी एट ट्रॉय, ट्रॉय में जब इनका युद्ध हुआ, ट्रोजन वॉर हुआ, तो वहाँ अपनी सेना की जो रैंक के अनुसार उसने शिप्स को खड़ा किया। विच इम्प्लाइज, जिसका मतलब ये है दैट दे हैड नेवर बीन नंबर्ड बिफोर, कि इससे पहले उनकी नंबरिंग कभी नहीं की गई थी, यानी उनको कभी गिना ही नहीं गया था। जब संख्याओं का आविष्कार ही पैलेमेडीज ने किया तो उससे पहले इनको कभी नहीं गिना गया। एंड एगामेमनॉन मस्ट बी सपोज्ड लिटरली टू हैव बीन इनकेपेबल ऑफ काउंटिंग हिज ओन फीट। अच्छा, और मतलब एगामेमनॉन को भाई जब नंबरिंग नहीं आती तो उसको यही नहीं पता होगा कि उसके पैर कितने हैं, है ना। जब आपको संख्या आती ही नहीं, जब आप जानते ही नहीं एक क्या होता है, दो क्या होता है, तो कैसे गिनेगा वो। तो एगामेमनॉन मस्ट बी सपोज लिटरली, तो लिटरली ये मान के हम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि उसको वो इनकेपेबल था, असमर्थ था, ऑफ काउंटिंग हिज ओन फीट, अपने खुद के पैर गिनने में। हाउ कुड ही, वो कैसे गिन सकता था, इफ़ ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ नंबर,
अगर वो संख्याओं को लेकर बिल्कुल अज्ञानी था, उसे पता ही नहीं था कि संख्या होती क्या है। एंड इफ़ दैट इज़ ट्रू, और अगर ये सच है, व्हाट सॉर्ट ऑफ जनरल मस्ट ही हैव बीन, तो किस तरीके का आर्मी जनरल वो रहा होगा। आई शुड से अ वेरी स्ट्रेंज वन, हाँ भाई मैं तो यही कहूँगा कि बड़ा ही अजीब जनरल रहा होगा। इफ़ दिस वॉज एज यू से, अगर ये ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हो, अगर यही बात सच है तो फिर तो बड़ा ही अजीब सा जनरल रहा होगा आर्मी का। कैन वी डिनाई, क्या हम इनकार कर सकते हैं, दैट अ वॉरियर शुड हैव अ नॉलेज ऑफ अरिथमेटिक, कि एक योद्धा को अर्थमेटिक का ज्ञान होना चाहिए, अंकगणित का ज्ञान होना चाहिए। सर्टेनली ही शुड, निश्चय ही उसको ज्ञान होना चाहिए। इफ़ ही इज़ टू हैव द स्मॉलेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स, अगर उसको थोड़ा सा भी समझ होनी है मिलिट्री यानी सेना की जो टैक्टिक्स हैं, तकनीकें होती हैं, चालबाजियाँ होती हैं, अगर उनका ज्ञान उसको रखना है तो अर्थमेटिक की नॉलेज भी उसको होनी चाहिए। और इंडीड आई शुड रेदर से इफ़ ही इज़ टू बी अ मैन एट ऑल, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर एक इंसान इंसान भी कहलाना चाहता है तो भी उसको अंक गणित का ज्ञान होना चाहिए, अर्थमेटिक की नॉलेज होनी चाहिए। I should like to know whether you have the same notion which I have of this study. अब मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या तुम्हारा भी वही ख्याल है इस विषय को लेकर जो मेरा ख्याल है, यानी अर्थमेटिक को लेकर, नंबरिंग को लेकर, कैलकुलेशन को लेकर तुम्हारा भी यही ख्याल है। तो ग्लगन पूछता है व्हाट इज़ योर नोशन, आखिर तुम्हारा ख्याल है क्या, तुम क्या सोचते हो, विचार क्या है तुम्हारा। इट अपीयर्स टू मी, ऐसा मुझको लगता है, टू बी अ स्टडी ऑफ द काइंड विच वी आर सीकिंग, कि ये उसी प्रकार की नॉलेज है, अध्ययन है जो हम खोज रहे हैं, जिसकी तलाश हमको है। एंड विच लीड्स नेचुरली टू रिफ्लेक्शन, और जो प्राकृतिक तौर पर, नेचुरली स्वाभाविक तौर पर, रिफ्लेक्शन माने विचार करना, विचार की ओर ले जाती है। बट नेवर टू हैव बीन राइटली यूज्ड, लेकिन कभी भी इसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया। फॉर द ट्रू यूज़ ऑफ इट, क्योंकि इसका सच्चा प्रयोग है सिंपली टू ड्रॉ द सोल टूवर्ड्स बीइंग, हमारी आत्मा को अस्तित्व की ओर ले जाना, सच्चाई की ओर ले जाना, वास्तविकता की ओर ले जाना। तो ग्लूकोन कहता है विल यू एक्सप्लेन योर मीनिंग, क्या अपना तात्पर्य आप मुझे बताएंगे, यानी आपके कहने का मतलब क्या है, उसको मतलब समझ में नहीं आया, वो आप मुझे समझाएंगे। ही सैड, उसने कहा, आई विल ट्राई, आई सैड, मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें समझाने की। एंड आई विश यू वुड शेयर द इंक्वायरी विद मी, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस इंक्वायरी को, इस खोज को मेरे साथ शेयर करो। एंड से यस और नो, और तुम बोलो हाँ कि नहीं। व्हेन आई अटेम्प्ट, जब मैं कोशिश करूँगा, टू डिस्टिंग्विश यानी भेद करने की, अंतर करने की, इन माई ओन माइंड, अपने खुद के दिमाग में, व्हाट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, कि कौन सी शाखाएं ज्ञान की, हैव दिस अट्रैक्टिंग पावर, उनमें ये आकर्षक शक्ति है। इन ऑर्डर दैट, ताकि वी मे हैव क्लियरर प्रूफ, हमें साफ प्रूफ मिल जाए, प्रमाण मिल जाए, दैट अरिथमेटिक इज़, कि अर्थमेटिक है, एज आई सस्पेक्ट, जैसा कि मुझको लगता है, संदेह है, वन ऑफ दैम, उनमें से एक। तो इसमें पूरे में कहने का मतलब ये है, इस पूरे सेंटेंस का, कि कौन सी वो ब्रांचेस हैं, कौन सी वो शाखाएं हैं ज्ञान की जो हमें अपनी ओर खींचती हैं। और ये सोक्रेटिस को ऐसा लगता है कि अर्थमेटिक उन शाखाओं में से एक है, उन ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में से एक है। एक्सप्लेन, ही सेड, अच्छा मुझे ज़रा समझाइए, उसने कहा। आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है, दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस आर ऑफ टू काइंड्स, कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं सेंस के, यानी जिन चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, छूते हैं, तो वो दो प्रकार के हैं। सम ऑफ दैम डू नॉट इनवाइट थॉट,
उनमें से कुछ को डू नॉट इन्वाइट थॉट का मतलब सोच विचार की ज़रूरत नहीं होती है ना, कि हमें सोचना पड़े। बिकॉज द सेंस इज़ एन एडिक्वेट जज ऑफ दैम, क्योंकि जो हमारा सेंस है, यानी चाहे सेंस ऑफ साइट हो, चाहे हमारी आँखें हों, कान हो, नाक हो, जीभ हो, वो एडिक्वेट माने पर्याप्त, सफिशिएंट, जज ऑफ दैम, उनको अच्छे से जज कर लेता है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो अच्छे से उसको जज कर लेती हैं, तो वहाँ सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाइल इन द केस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, जबकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके मामले में सेंस इज़ सो अनट्रस्टवर्दी, हमारी इंद्रियां इतनी ज़्यादा अनट्रस्टवर्दी हैं, यानी विश्वास न करने के लायक हैं, हम सिर्फ इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। दैट फर्दर इंक्वायरी इज़ इम्परेटिवली डिमांडेड, कि मतलब इतनी अयोग्य होती हैं, इतनी नाकाफ़ी होती हैं हमारी इंद्रियां, कि फर्दर और आगे, इंक्वायरी माने पूछताछ, हमको पड़ताल करनी पड़ती है। इज़ इम्परेटिवली डिमांडेड माने वो आवश्यक होती है। यू आर क्लियरली रेफरिंग, ही सेड, तो फिर ग्लूकोन ने कहा कि साफ तौर पर तुम रेफ़र कर रहे हो, तुम इशारा कर रहे हो, टू द मैनर, उस तरीके की ओर, इन विच द सेंसेस आर इम्पोज्ड अपॉन बाय डिस्टेंस एंड बाय पेंटिंग इन लाइट एंड शेड, यानी जिस तरीके से हमारी इंद्रियां थोप दी जाती हैं दूरी पर, पेंटिंग पर, लाइट पर, शेड पर, छाया पर, यानी जिस तरीके से हमारी इंद्रियों पर हम डिपेंड होते हैं, या हमारी इंद्रियां हमें जो मैसेज देती हैं, है ना, हमारी आँख के सामने जो है, हमारी आँख हमें वही बताएगी, हमारे कान जो सुन रहे हैं वही तो हमारे दिमाग को मैसेज भेजेंगे, है ना। ये हमने अभी छुआ इसको तो हमें पता ही नहीं चल रहा ये ठंडा है गर्म है, अगर यहीं एक गर्म बर्तन होता तो मेरी उंगली एकदम से मैसेज भेजती कि यहाँ से हटाओ भाई, दिमाग को मैसेज भेजती कि ये गर्म है। तो किस तरीके से हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं चीज़ों को परसीव करने में, चीज़ों को समझने में, तुम वही बता रहे हो ना मुझे। नो आई सेड, मैंने कहा नहीं, दैट इज़ नॉट एट ऑल माई मीनिंग, ये तो बिल्कुल भी मेरा मतलब नहीं है कहने का। देन वॉट इज़ योर मीनिंग, तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, ग्लूकोन ने ये सवाल किया। तो सोक्रेटिस ने जवाब दिया, व्हेन स्पीकिंग ऑफ अनइनवाइटिंग ऑब्जेक्ट्स, व्हेन स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा हूँ, ऑफ अनइनवाइटिंग, इनवाइट माने अपनी ओर खींचना, और अनइनवाइटिंग जो अपनी ओर नहीं खींचते, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, आई मीन, तब मेरा मतलब है दोज, वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट पास, जो कि नहीं गुजरते, फ्रॉम वन सेंसेशन टू द अपोजिट, एक अनुभूति से दूसरी, जो उसकी अपोजिट है, जो उसकी विरोधाभासी अनुभूति है, उसकी ओर नहीं जाते। इनवाइटिंग ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच डू, और इनवाइटिंग ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं, आकर्षित करने वाली वस्तुएं वो होती हैं जो कि ऐसा करती हैं, एक अनुभूति से दूसरी अनुभूति की ओर जाती हैं। इन दिस लेटर केस, इस बाद वाले केस में, द सेंस कमिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, जब एक इंद्री उस वस्तु पर पड़ती है, वेदर एट अ डिस्टेंस और नियर, चाहे वो दूर से या पास से, गिव्स नो मोर विविड आइडिया, तो कोई ज़्यादा सजीव आइडिया नहीं देती, उसका मतलब उसका अर्थ या उसके आभास नहीं देती, ऑफ एनीथिंग इन पर्टिकुलर, किसी ख़ास चीज़ का, देन ऑफ इट्स अपोजिट, जितना इसके विपरीताभासी की देती है। अब ये जितनी बात बोली, ये ना तो ग्लूकोन की समझ में आई और ना शायद आपकी समझ में आई होगी, तो इसीलिए सोक्रेटिस कह रहा है, एन इलस्ट्रेशन विल मेक माई मीनिंग क्लियरर, एक इलस्ट्रेशन माने उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है, तो मैं अब एक एग्जाम्पल दूंगा, उदाहरण दूंगा, वो मेरे मतलब को ज़्यादा साफ कर देगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब उसका उदाहरण देखिए तो आपकी भी समझ में बेहतर आएगा। हियर आर 3 फिंगर्स, अब देखो यहाँ 3 फिंगर हैं, देखिए मैं भी 3 फिंगर्स कर देती हूँ आपके सामने, दिख रही हैं आपको, है ना। तो क्या क्या बताया उसने, कौन कौन सी फिंगर्स, लिटिल फिंगर ये हो गई, और फिर सेकंड फिंगर ये हो गई, एंड मिडिल फिंगर ये हो गई, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है, ग्लूकोन ने कहा, ठीक है भाई, वेरी गुड। यू मे सपोज दैट दे आर सीन क्वाइट क्लोज,
अब तुम मान सकते हो कि वो एकदम पास में दिखाई देती हैं। एंड हियर कम्स द पॉइंट, और ये हमारा पॉइंट हुआ। व्हाट इज़ इट? भाई पॉइंट क्या है, क्या बात, अभी भी उसके क्लियर नहीं हुआ, आपको भी क्लियर नहीं हो रहा कि भाई क्या पॉइंट है, क्या कहना चाह रहा है। तो अब वो और आगे अपनी बात को क्लैरिफाई करता है। क्या कहता है देखिए, ईच ऑफ देम इक्वली अपीयर्स अ फिंगर। अब ये जो तीनों उंगलियां हैं वो तुम्हारे सामने वो बराबर रूप से उंगलियां ही हैं, है ना। चाहे आप छोटी उंगली को लीजिए या फिर रिंग फिंगर को लीजिए, चाहे मिडिल फिंगर को लीजिए, इंडेक्स फिंगर को लीजिए, सब देखने में उंगलियां ही हैं। वेदर सीन इन द मिडल और एट द एक्सट्रीमिटी, चाहे वो उंगली आपको बीच में दिख रही है या फिर बिल्कुल छोर पर दिख रही है। वेदर वाइट और ब्लैक, चाहे वो उंगली सफ़ेद है या फिर काली है। और थिक और थिन, चाहे वो उंगली मोटी है चाहे वो उंगली पतली है। इट मेक्स नो डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अ फिंगर इज़ अ फिंगर ऑल द सेम, एक उंगली तो कुल मिलाकर एक उंगली ही है। इन दीज केसेस, इन मामलों में अ मैन इज़ नॉट कंपेल्ड टू आस्क, एक आदमी को बाध्य नहीं होना पड़ता पूछने के लिए ऑफ थॉट, अपने विचार से, अपनी बुद्धि से उसे ये नहीं पूछना पड़ता द क्वेश्चन व्हाट इज़ अ फिंगर, कि एक उंगली क्या है। फॉर द साइट नेवर इंटीमेट्स टू द माइंड दैट अ फिंगर इज़ अदर देन अ फिंगर, कि हमारी जो दृष्टि है वो दिमाग को सही सूचना पहुंचाती है और वो ये बिल्कुल परेशान नहीं करती बताने में कि भाई एक ये उंगली है, एक ये उंगली है, एक ये उंगली है ना। तो उंगलियों के बारे में हमारी जो आंखें हैं वो हमारे दिमाग को बता देती हैं कि भाई जो सामने है वो उंगली है, कोई सी भी उंगली कर दीजिए। तो ये उंगली कर दी तो भी आंखें हैं ये बताएंगी कि भाई सामने एक उंगली है। अब मैंने ये उंगली कर दी तो भी दिमाग यही बताएगा, आंखें यही बताएंगी दिमाग को कि ये भी एक उंगली है ना। तो आंखों ने अपना काम कर दिया कि भाई सामने एक उंगली है, ठीक है। अब ट्रू, हाँ तो ये बात समझ में आ गई, ग्लूकोन ने बोल दिया। एंड देयरफॉर, और इसीलिए आई सेड, मैंने कहा, एज वी माइट एक्सपेक्ट, जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं, देयर इज़ नथिंग हियर, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, विच इनवाइट, जो कि अपनी ओर बुलाए, आकर्षित करे, निमंत्रित करे, और एक्साइट्स या फिर उत्तेजित करे इंटेलिजेंस, बुद्धि को। तो ये इसमें बुद्धि लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। सामने फिंगर है ना, ये भी फिंगर है, तो इसमें बुद्धि लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देयर इज़ नॉट, ही सेड, हाँ ये बात तो सही है, इसमें बुद्धि लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बट इज़ दिस इक्वली ट्रू, लेकिन क्या ये समान रूप से सच है ऑफ द ग्रेटनेस एंड स्मॉलनेस ऑफ द फिंगर्स, एक उंगली की महानता और तुच्छता के बारे में। यानी भाई ये मिडिल फिंगर है ना, इसके कई मायने भी निकाल लेते हैं आप लोग। तो अब ये बड़ी है देखने में, है तो ये भी उंगली, और ये छोटी उंगली है, तो क्या यही बात बराबर सच है? उंगलियां तो दोनों हैं, लेकिन जब ग्रेटनेस और स्मॉलनेस की बात की जाती है तब तो भाई दिमाग लगाना पड़ेगा ना। कैन साइट एडिक्वेटली परसीव दैम, क्या हमारी आंखें पर्याप्त रूप से इस बात को देख सकती हैं? एंड इज नो डिफरेंस मेड बाय द सर्कमस्टांस, और क्या इस परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, दैट वन ऑफ द फिंगर्स इज इन द मिडल एंड अनदर एट द एक्सट्रीमिटी, कि इनमें से एक उंगली बीच में स्थित है और दूसरी उंगली बिल्कुल अंत में छोर पर स्थित है। एंड इन लाइक मैनर, और इसी तरीके से डज द टच एडिक्वेटली परसीव द क्वालिटीज ऑफ थिकनेस और थिननेस, क्या जो टच है पर्याप्त रूप से देख पाता है कि कौन सी उंगली कितनी मोटी है या पतली है, ऑफ सॉफ्टनेस और हार्डनेस, या फिर उसका नरमाई या उसकी कठोरता उसको देख पाता है। एंड सो ऑफ द अदर सेंसेस, और ऐसा ही दूसरी इंद्रियों के बारे में भी हम कह सकते हैं। डू दे गिव परफेक्ट इंटीमेशंस ऑफ सच मैटर्स, क्या वो ऐसे मामलों में
परफेक्ट, एकदम पूर्ण, एकदम सटीक इंटीमेशन देते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमको एकदम सटीक सूचना देते हैं। इज नॉट देयर मोड ऑफ ऑपरेशन ऑन दिस वाइज, क्या उनका जो मोड है, तरीका है, ऑफ ऑपरेशन माने काम करने का, ऑन दिस, इस पर, वाइज यानी बुद्धिमानी से भरा हुआ नहीं होता। द सेंस विच इज कंसर्न्ड विद द क्वालिटी ऑफ हार्डनेस इज नेसेसरीली कंसर्न्ड ऑल्सो विद द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टनेस, यानी जो इंद्री हमारी हार्डनेस से संबंधित है, जो कठोरता का पता लगाती है, क्या वही इंद्री उसकी नरमाई का पता नहीं लगाती, सॉफ्टनेस का पता नहीं लगाती। एंड ओनली इंटीमेट्स टू द सोल दैट द सेम थिंग इज फेल्ट टू बी बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट, और क्या वो हमारी आत्मा को ये नहीं बताती कि एक ही चीज़ हार्ड भी हो सकती है और सॉफ्ट भी हो सकती है, यानी मेरी ये उंगली है कंपैरेटिवली सॉफ्ट है, लेकिन जो लोग कठोर मेहनत करते हैं उनकी तुलना में ये मतलब उनकी उंगली थोड़ी हार्ड है। अब ये जो पेन है ना, ये हार्ड है ना। तो जो कोई चीज़ एक समय पर किसी दूसरी चीज़ की तुलना में हार्ड हो सकती है, किसी और चीज़ की तुलना में सॉफ्ट हो सकती है, तो वही ये बात सोल को इंटेलिजेंस बताती है ना, हमारी बुद्धि बताती है कि ये चीज़ हार्ड है, ये चीज़ सॉफ्ट है, ये चीज़ इस चीज़ के कंपैरिजन में हार्ड है, उस चीज़ के कंपैरिजन में सॉफ्ट है। फिर देखिए, तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो ग्लूकॉन कहता है यू आर क्वाइट राइट ही सेड, उसने कहा हाँ तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है। एंड मस्ट नॉट द सोल बी परप्लेक्सड एट दिस इंटीमेशन विच द सेंस गिव्स ऑफ अ हार्ड विच इज़ ऑल्सो सॉफ्ट। अब ये बताओ कि हमारी जो सोल है वो परेशान नहीं होगी इस सूचना पर कि जो हार्ड है वो सॉफ्ट भी है। वॉट अगेन इज़ द मीनिंग ऑफ लाइट एंड हैवी, और लाइट माने हल्का होता है, हैवी मीन्स भारी होता है, तो फिर उसी हिसाब से हल्के और भारी का क्या मतलब हुआ, यानी जो हल्का है वो हमेशा हल्का नहीं है, जो भारी है वो हमेशा भारी नहीं है, कि कुछ चीज़ उससे भी भारी है, जो हल्का है कुछ चीज़ उससे भी हल्की है। इफ़ दैट विच इज़ लाइट इज़ ऑल्सो हैवी, अगर जो चीज़ हल्की है वो भारी भी है, एंड दैट विच इज़ हैवी लाइट, और जो चीज़ भारी है वो हल्की भी है, भाई बड़ा गड़बड़ घोटाला है ना। कुछ चीज़ें हल्की भी हैं और भारी भी हैं, किसी दूसरी चीज़ की तुलना में भारी है वो। यस ही सेड, हाँ उसने कहा, दीज इंटीमेशंस, ये सूचनाएं विच द सोल रिसीव्स, जो आत्मा को मिलती हैं, आर वेरी क्यूरियस, वो बड़ी क्यूरियस है, मतलब बड़ी विचित्र हैं, एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लेन्ड, और उनको समझाए जाने की ज़रूरत होती है। यस आई सेड, हाँ बिल्कुल मैंने कहा। एंड इन दीज परप्लेक्सिटीज़, और इन परेशानियों में, द सोल हमारी आत्मा नेचुरली स्वाभाविक रूप से सम्मन्स बुलाती है, टू हर एड, अपनी सहायता के लिए, अपनी मदद के लिए, किसको बुलाती है, कैलकुलेशन एंड इंटेलिजेंस, कैलकुलेशन जो हमारी क्षमता होती है कैलकुलेशन की, हिसाब किताब लगाने की, एंड इंटेलिजेंस, और हमारी बुद्धि को बुलाती है, भाई मदद करो, ये क्या गड़बड़ घोटाला है कि कोई चीज़ हल्की भी है भारी भी है। दैट शी मे सी वेदर द सेवरल ऑब्जेक्ट्स अनाउंस टू हर आर वन और ट्रू, कि भैया हमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं, अलग अलग चीज़ें, वो एक हैं या दो हैं, अलग अलग हैं या एक ही हैं, है ना, हल्की है कि भारी है। तो भाई समझाओ, अब इस काम को कौन करेगा, बुद्धि करेगी, है ना, सेंसेस अपना काम कर चुके, अब बुद्धि अपना काम करेगी। ट्रू, बिल्कुल सच्ची बात है भैया। एंड इफ़ दे टर्न आउट टू बी ट्रू, और अगर वो दो निकलते हैं, इज़ नॉट ईच ऑफ देम वन, तो क्या उन दोनों में से प्रत्येक एक नहीं हुआ, एंड डिफरेंट, और अलग नहीं हुआ, है ना, दो अगर वो अलग अलग हो निकली चीज़ें, तो क्या वो दो अलग अलग नहीं हुई, सर्टेनली, निश्चय ही। एंड इफ़ ईच इज़ वन, और अगर उनमें से प्रत्येक एक है, एंड बोथ आर ट्रू, और दोनों दो हैं, शी विल कंसीव द ट्रू एज इन अ स्टेट ऑफ डिवीज़न,
तो शी आया है सोल के लिए, आत्मा के लिए, कि शी विल कंसीव, वो मान कर चलेगी द ट्रूथ, दोनों को, एज इन अ स्टेट ऑफ डिवीज़न, जब वो बंटने की स्थिति में हैं। फॉर इफ़ देयर नहीं होगा, ये दे होगा। फॉर इफ़ दे वर अनडिवाइडेड, क्योंकि अगर वो अनडिवाइडेड होते, एक जगह होते, दे कुड ओनली बी कंसीव्ड ऑफ एज वन, तब उनको केवल एक ही माना जा सकता था। ट्रू, हाँ भाई सच कह रहे हो, सही बात है। द आई सर्टेनली डिड सी बोथ स्मॉल एंड ग्रेट, आँख ने निश्चय ही देखा था, दोनों को देखा था, छोटे को भी देखा था, बड़े को भी देखा था, बट ओनली इन अ कन्फ्यूज्ड मैनर, लेकिन बड़े अस्त व्यस्त तरीके से देखा था उसने, उबड़ खाबड़ तरीके से देखा था। दे वर नॉट डिस्टिंग्विश्ड, आँखों ने उसमें भेद नहीं किया था, डिस्टिंग्विश नहीं किया था, अंतर नहीं किया था। यस, हाँ ये बात तो सच है। वेयर एज, जबकि द थिंकिंग माइंड, सोचने वाले दिमाग ने, इंटेंडिंग टू लाइट अप, दिमाग का इंटेंशन था, इरादा था, टू लाइट अप, रोशनी डालने का, द कैओस, उस कैओस में, उस अव्यवस्था में, वॉज कंपेल्ड, वो बाध्य हुआ दिमाग, टू रिवर्स, उल्टा करने पर, द प्रोसेस, इस प्रक्रिया को, एंड लुक एट स्मॉल एंड ग्रेट एज सेपरेट एंड नॉट कन्फ्यूज्ड, और दिमाग ने छोटे और बड़े को अलग अलग देखा, ना कि कन्फ्यूज्ड तरीके से, एक साथ नहीं देखा, उसने दोनों को अलग अलग करके देखा। वेरी ट्रू, बिल्कुल सच भाई। वॉज नॉट दिस द बिगिनिंग ऑफ द इंक्वायरी, तो क्या ये उस पूछताछ की शुरुआत नहीं थी? और वो इंक्वायरी है क्या? वॉट इज़ ग्रेट, महान क्या है, एंड वॉट इज़ स्मॉल, और तुच्छ क्या है, छोटा क्या है। एग्जैक्टली सो, हाँ बिल्कुल सही बात है। एंड दस एरोज द डिस्टिंक्शन, और इस प्रकार भेद पैदा हुआ, ऑफ द विजिबल एंड द इंटेलिजिबल, यानी विजिबल जो दिखाई दे रहा है, दृश्य है, और इंटेलिजिबल जो समझने लायक है, यानी दिखाई देने वाला चीज़ अलग है ना, जिस सामने पेन दिखाई दे रहा है, और इंटेलिजिबल जब आप इसके बारे में ये सोचेंगे कि ये प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक फिरकाए से बना है ना, और किस तरीके से इसकी शेप दी गई, तो पेन सामने दिखाई दे रहा है, ये एक चीज़ है, ये अपनी आँखों ने बता दिया, विजिबल है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि ये काहे से बना है, कैसे बना है, किस फैक्ट्री में बना होगा, प्लास्टिक का क्या फार्मूला होगा, केमिकल फार्मूला क्या होगा, वो सब सोचेंगे, तो तब ये चीज़ बनती है इंटेलिजिबल। मोस्ट ट्रू, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। दिस वॉज वॉट आई मेंट, अब यही चीज़ है जिससे मेरा तात्पर्य था। व्हेन आई स्पोक, जब मैं बात कर रहा था, ऑफ इम्प्रेशंस, उन इम्प्रेशंस के बारे में, उन प्रभावों के बारे में, विच इनवाइटेड, जो निमंत्रित करते हैं, द इंटेलेक्ट, बुद्धि को, है ना, कुछ चीज़ें हैं जो हमारी बुद्धि को इनवाइट करती हैं कि भाई खोज करो, और द रिवर्स, या फिर इसका उल्टा, दोज विच आर साइमल्टेनियस, जो कि साइमल्टेनियस होती हैं, साथ में होती हैं, विद अपोजिट इम्प्रेशंस, यानी इनके विरुद्ध प्रभावों में, इनवाइट थॉट, वो विचारों को बुलाती हैं। दोज विच आर नॉट साइमल्टेनियस डू नॉट, और जो इसके साथ नहीं होते वो विचारों को डू नॉट नहीं करते, यानी आमंत्रित नहीं करते बुद्धि विचारों को। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, ही सैड, उसने कहा, एंड एग्री विद यू, और तुमसे सहमत भी हूँ। अब भाई सोक्रेटिस से तो सहमत होना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारी समझ में आए चाहे नहीं आए लेकिन उसकी समझ में आ गया है ग्लूकोन में, और वो कह रहा है कि भाई मैं तुमसे सहमत हूँ। एंड टू विच क्लास डू यूनिटी एंड नंबर बिलोंग, अच्छा अब तुम ये बताओ कि किस क्लास को, किस वर्ग को यूनिटी, एकता, और नंबर और संख्या, बिलोंग, वो उनका संबंध किस से है। आई डू नॉट नो, ही रिप्लाइड, मुझे नहीं पता जी, उसने जवाब दिया। थिंक अ लिटिल, थोड़ा सा सोचो भाई, एंड यू विल सी, और तुम देखोगे, दैट के वॉट हैज़ प्रिसीडेड, कि जो भी बातचीत हमारी पहले हुई है, विल सप्लाई द आंसर,
उसका जवाब उसी में मिलेगा। जैसे आप कोई सवाल कहते हो तो मैं कहती हूँ भाई चैप्टर मैंने पढ़ाया है, चैप्टर पढ़ लो, जब उसको देख लो, समझ में आ जाएगा उसका जवाब। तो ऐसे ही सोक्रेटिस भी कह रहा है कि भाई पहले जो बातचीत हुई है जरा उसके बारे में सोचो और तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। फॉर इफ सिंपल यूनिटी कुड बी एडिक्वेटली परसीव्ड बाय द साइट, क्योंकि अगर सिंपल यूनिटी, यूनिटी आप एकत्व कह सकते हैं, आप रियलिटी कह सकते हैं, आप यथार्थ कह सकते हैं। तो जो सिंपल यूनिटी है, हम इसको यहाँ यूनिटी ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो सिंपल यूनिटी है कुड बी एडिक्वेटली परसीव्ड, यानी पर्याप्त रूप से समझी जा सकती है, देखी जा सकती है, बाय द साइट, आँखों के द्वारा, और बाय एनी अदर सेंस, या फिर किसी दूसरी इंद्री के द्वारा। यानी ये जो संसार की चीज़ें हैं वो हम अपनी जो सेंसेस हैं, आँखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, उनको परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देन एज वी वर सेइंग इन द केस ऑफ द फिंगर, अब जैसा कि हम उंगली के बारे में कह रहे थे, देयर वुड बी नथिंग टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स बीइंग, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हमको बीइंग की तरफ, यानी यथार्थ की तरफ, रियलिटी की तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, हम सोचने पर मजबूर हों। बट व्हेन देयर इज सम कॉन्ट्राडिक्शन ऑलवेज प्रेजेंट, लेकिन जब कोई विरोधाभास होता है, हमेशा उपस्थित होता है, एंड वन इज द रिवर्स ऑफ वन, और एक दूसरे का रिवर्स होता है, एक चीज़ दूसरे का उल्टा होती है, एंड इन्वॉल्व्स द कंसेप्शन ऑफ प्लूरलिटी, और उसमें प्लूरलिटी यानी बहुवाद, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों का कंसेप्शन होता है, विचार होता है, उसमें समाहित होती हैं एक से ज़्यादा चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, देन थॉट बिगिंस टू बी अराउज्ड विद इन अस, तब हमारे अंदर विचार पैदा होने लगते हैं, विचार जागने लगते हैं, एंड द सोल परप्लेक्सिड, और हमारी आत्मा परेशान होने लगती है, एंड वांटिंग टू अराइव एट अ डिसीजन, और हमारी आत्मा एक निर्णय पर पहुंचना चाहती है, आस्क्स, और पूछती है, व्हाट इज एब्सोल्यूट यूनिटी, आखिर पूर्ण यूनिटी क्या है, पूर्ण यथार्थ क्या है। दिस इज द वे, ये वो तरीका है, इन विच, जिससे कि द स्टडी ऑफ वन, यानी एक चीज़ का अध्ययन, हैज़ अ पावर, ये ताकत रखता है, ऑफ ड्राइंग एंड कन्वर्टिंग द माइंड, कि वो खींचता है, बदलता है दिमाग को, टू द कंटेम्पलेशन ऑफ ट्रू बीइंग, कंटेम्पलेशन माने विचार, ऑफ ट्रू बीइंग यानी सच्चे यथार्थ की ओर खींच के ले जाता है हमारे दिमाग को। हमारा दिमाग ये सोचने पर मजबूर होता है, पूरे का मतलब यही है कि आखिर सच्चाई क्या है, यथार्थ क्या है। एंड श्योरली, और निश्चय ही सेड, उसने कहा, दिस अकर्स नोटेबली इन द केस ऑफ वन, ये ऐसा होता है एक के मामले में, फॉर वी सी द सेम थिंग, क्योंकि हम एक ही चीज़ देखते हैं, टू बी बोथ वन एंड इनफाइनाइट इन मल्टीट्यूड, यानी एक में और मल्टीट्यूड में, यानी जो रियलिटी है वो हमें सबके अंदर विद्यमान है, वास्तविकता सबके अंदर विद्यमान है, और वो हम चीज़ों में देखने लगते हैं। जब हम सोचते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, इन चीज़ों के बारे में और इंक्वायरी करते हैं, तो हम ये देखने लगते हैं कि सब जगह वो यथार्थ, वो बीइंग, वो आइडिया, वो व्याप्त है ना। यस आई सेड, हाँ मैंने कहा, एंड दिस बीइंग ट्रू ऑफ वन मस्ट बी इक्वली ट्रू ऑफ ऑल नंबर, तो ये बात जो एक के बारे में सच है वो सभी संख्याओं के बारे में सच होगी, सर्टेनली, निश्चय ही। एंड ऑल अर्थमेटिक एंड कैलकुलेशन हैव टू डू विद नंबर, और भाई क्या सारे अंक गणित और जो सारा हिसाब किताब है उसका संबंध संख्याओं से है। यस, हाँ बिल्कुल है। एंड दे अपीयर, और ऐसा लगता है कि वो, यानी जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, टू लीड द माइंड, कि वो दिमाग को ले जाती हैं टूवर्ड्स ट्रुथ, सच्चाई की ओर। यस, हाँ, इन अ वेरी रिमार्केबल मैनर, बड़े उल्लेखनीय तरीके से।
देन दिस इज़ द नॉलेज ऑफ द काइंड फॉर विच वी आर सीकिंग। तो यही वो ज्ञान है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। हैविंग अ डबल यूज़, जिसका दोहरा उपयोग है, मिलिट्री में भी एंड फिलोसफिकल, और दार्शनिकता में भी। फॉर द मैन ऑफ वॉर, क्योंकि जो युद्ध में लड़ने वाला व्यक्ति है, मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ नंबर, उसे संख्याओं की कला भी आनी चाहिए। और ही विल नॉट नो, अन्यथा वो नहीं जान पाएगा, हाउ टू अरे कि कैसे व्यवस्थित करे, हिज ट्रूप्स, अपनी टुकड़ियों को, अपनी सेना को, एंड द फिलोसोफर ऑल्सो, और उसको दार्शनिक भी होना चाहिए, बिकॉज ही हैज़ टू राइज आउट ऑफ द सी ऑफ चेंज, क्योंकि परिवर्तन के समुद्र से उसको ऊपर उठना है, एंड ले होल्ड ऑफ द ट्रू बीइंग, और उसे सच्चाई को पकड़ना है, एंड देयरफॉर ही मस्ट बी एन अर्थमेटिशियन, और इसलिए उसको एक अंक गणित का ज्ञाता होना चाहिए। दिस इज़ ट्रू, ये तो सच है। एंड आर गार्जियन इज़ बोथ वॉरियर एंड फिलोसोफर, और जो हमारा संरक्षक है, यानी हमारे देश का जो रूलर है, वो दोनों काम करता है, वो योद्धा भी होता है और वो दार्शनिक भी होता है। सर्टेनली, निश्चय ही। देन दिस इज़ द काइंड ऑफ नॉलेज। अच्छा, तो फिर तो फिर देखो, यही वो नॉलेज है, वो यही वो ज्ञान है विच लेजिस्लेशन में फिटली प्रेस्क्राइब, जो कि कानून मुख्यतः उसको प्रेस्क्राइब कर सकता है। यानी ये कानूनवेत्ताओं के लिए या रूलर्स के लिए और कानून बनाकर इसी नॉलेज को प्रेस्क्राइब किया जाना चाहिए, ये ज्ञान सबको दिया जाना चाहिए। प्लेटो ने, पता है, अपने जो रचनाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा जोर मैथ और साइंस पर दिया है, तो ये प्रेस्क्राइब किया जाना चाहिए। एंड वी मस्ट एंडेवर, और हमें कोशिश करनी चाहिए, टू परसुएड, खुशामद करने की, दोज, उन लोगों की, हु आर टू बी द प्रिंसिपल मैन, जिन्हें के मुख्य व्यक्ति होना है, यानी रूलर होना है, शासक होना है, ऑफ आर स्टेट, हमारे राष्ट्र के, टू गो, कि वो जाएं, एंड लर्न अर्थमेटिक, और वो अंक गणित सीखें, नॉट एज अमेटियर्स, अमेटियर होते हैं शौकिया, है ना, जिनको पैसे नहीं कमाने, जो किसी पर्पस से नहीं कर रहे हैं, तो शौकिया तौर पर नहीं, बट दे मस्ट कैरी ऑन द स्टडी, बल्कि उनको अर्थमेटिक का अध्ययन करना है, अंटिल दे सी द नेचर ऑफ नंबर्स, जब तक कि वो इन संख्याओं की प्रकृति को देखने ना लगें, विद द माइंड ओनली, केवल अपने दिमाग से, यानी केवल अपने सेंसेस से नहीं, बल्कि दिमाग से, यानी उनके दिलो दिमाग में पूरा केवल ज्योमेट्री और या फिर अर्थमेटिक हो। नॉर अगेन लाइक मर्चेंट्स और रिटेल ट्रेडर्स, और फिर ये जो काम करें या अध्ययन करें वो व्यापारियों की तरह, या जो रिटेलर्स होते हैं, जो परचून की दुकान होती है ना, छोटी मात्रा में जो सौदा बेचते हैं, उन व्यापारियों की तरह ना करें काम। विद अ व्यू टू बाइंग एंड सेलिंग, कि भैया उन्हें हिसाब किताब इसलिए सीखना है कि कुछ चीज़ें खरीदनी हैं, कुछ चीज़ें बेचनी हैं, बट फॉर द सेक ऑफ देयर मिलिट्री यूज़, बल्कि उन्हें मिलिट्री में अपने इस ज्ञान का, नंबर्स के ज्ञान का, कैलकुलेशन का यूज़ करना है, प्रयोग करना है, एंड ऑफ द सोल हर सेल्फ, और अपनी आत्मा को ऊपर ले जाना है। एंड बिकॉज दिस विल बी द ईजिएस्ट वे, अब क्योंकि ये सबसे अच्छा रास्ता होगा, फॉर हर, उसके लिए, यानी आत्मा के लिए, टू पास फ्रॉम बिकमिंग टू ट्रुथ एंड बीइंग, यानी जो है, जो सामने दिख रहा है वो तो बिकमिंग है, जो संसार में आपको दिख रहा है, और वहाँ से कहाँ तक जाना है आत्मा को, इस सांसारिकता से, इस फिजिकल वर्ल्ड से ऊपर जाना है, किधर, टू ट्रुथ एंड बीइंग, यानी सच्चाई की ओर और वास्तविकता की ओर। दैट इज़ एक्सीलेंट, हाँ ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। ही सेड, उसने कहा, यानी ग्लूकॉन ने कहा। यस, हाँ, आई सेड, मैंने कहा। एंड नाउ हैविंग स्पोकन ऑफ इट, और अब जब मैं इसके बारे में बोल चुका, आई मस्ट एड, हाँ, मैं और आगे ये बताना चाहूँगा, हाउ चार्मिंग, कि कितनी आकर्षक द साइंस इज़, विज्ञान है, एंड इन हाउ मैनी वेज, और कितने तरीकों से, इट कंड्यूसेस टू,
कंड्यूसिव टू माने ये मदद करती है, ये लाभकारी है, ये बेनिफिशियल है टू आर डिज़ायर्ड एंड, जो हमारा इच्छित उद्देश्य है। एंड का मतलब यहाँ पर्पस, टारगेट। तो जिस टारगेट को हम अचीव करना चाहते हैं उसकी ओर ये कितना हेल्पफुल है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इफ़ परस्यूड इन द स्पिरिट ऑफ अ फिलोसोफर, अगर हम इसको परस्यू करें, इसको पढ़ें एक फिलोसोफर के तौर पर, एक दार्शनिक के तरीके से, दार्शनिक की भावना से, एंड नॉट ऑफ अ शॉपकीपर, ना कि एक दुकानदार की भावना से। हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं हम दुकानदार की भावना से पढ़ाई करते हैं, है ना। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो बदले में आप मुझे क्या दोगे, कितने पैसे दोगे, है ना। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। तो अब प्लेटो का कहना है कि जब अध्ययन किया जाए तो एक दार्शनिक की भावना से किया जाए, ना कि शॉपकीपर की भावना से। आपको हिसाब किताब लगाना है, इसलिए अर्थमेटिक ना पढ़ा जाए, है ना, बल्कि कि लोगों का भला करना है, इसलिए आपको पढ़ना है। अब वो कहता है हाउ डू यू मीन, तुम्हारे कहने का मतलब कैसे, आखिर बताना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, कैसे।